हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस वर्क सोल्व करे थे दोस्तों। किरण पब्लिकेशन की टोटल इसमें 20 सेट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये। टोटल 20 सेट है जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो भाषा अहर्ता लिखा हुआ है इसमें, ये 30 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। पार्ट आपके जो इसमें पार्ट वन में कह सकते हैं, इसका जो पार्ट वन रहता है इसमें रहते हैं 30 क्वेश्चन। और उसके अलावा फिर 120 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें कुछ दो चार पांच क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन फिर उसमें रहते हैं जनरल साइंस के, और कह सकते हैं और कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसमें फिर जनरल नॉलेज के, या कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के। 120 क्वेश्चन में तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका टोटल। इसमें सेट नंबर 9 में या किसी भी सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको कवर करते हैं हम 5 पार्ट में। अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 9 का पार्ट नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 1, शी टोल्ड मी डोंट bother sending me an invitation, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द above सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों। अब गिवन जो क्वेश्चन में इंपेरेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है, जो गिवन सेंटेंस है क्या है, इंपेरेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों तो चेंज करेंगे हम किसको, डोंट चेंज होगा नोट टू में, ठीक है, और प्लस आएगा V1। नोट टू में चेंज होगा तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो, सी टोल्ड मी नॉट टू बॉदर सेंडिंग हर इनविटेशन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, हु टोट यू फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 2, हु टोट यू फ्रेंच। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, हु जैसे व्हाट, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ नोट, ये बताना है दोस्तों करेक्ट कौन सा आपको, ठीक है। करेक्ट कौन सा, देखो WHO वर्ड सेम रहेगा और इसको चेंज करते हैं किसमें, बाय होम में। ये ऑप्शन बार हो गया, बाय होम बाय होम। लेकिन यहाँ पे यू है दोस्तों, यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे यू है और ये वोज है, तो इसलिए ये भी बार हो गया, ठीक है। टोट किसमें, टोट है V2 है, V2 को चेंज करते हैं किसमें, वोज या वर में। तो वोज तो नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। इसका देखो प्रियम्बल का मतलब दोस्तों ये होता है, हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। और इसका जो मेन मतलब होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लो कोई बुक लिखी आपने, उसके स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, जिससे पूरी बुक का आइडिया लग जाता है कि इस बुक में क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मेन मेन कह सकते हैं बुक का पूरा एक छोटी सी शॉर्ट लाइन होती है जिसमें बुक की पूरी डिटेल आपको पता लग जाती है। और ये लाइन लिखी जाती है बुक के या कोई भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, दैट इज प्रियम्बल। एपिलॉग का मतलब होता है दोस्तों कोई भी स्टोरी बुक, उसके एंड में कोई लाइन को ऐड करना, ठीक है। कोई लाइन को या कमेंट को ऐड करना, तो ये होगा इसका उल्टा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, इन द एबव सेंटेंस द वर्ड फॉर इज यूज्ड एज। यहाँ पे देखो, आपको बताना है कि फोर का यूज कैसे हुआ है। फोर दो के बाद दोस्तों पूरा पूरा क्या है, क्लोज आई है जब भी, ठीक है। फोर या कह सकते हैं बट, या फिर कह सकते हैं बिफोर आफ्टर, इनके बाद पूरी क्लोज आती है, तो इनका यूज होता है एज ए कंजंक्शन की तरह। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। फोर क्या है दोस्तों इसमें, कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बलक। लोक का मतलब होता है ए यंग, कह सकते हैं बुल, यंग बुल दोस्तों। और इसका उल्टा होगा हीपर, हीपर होता है यंग काउ, ठीक है, एक छोटी कह सकते हैं गाय, उसके लिए यूज होता है हीपर। राइट आंसर होगा इसका फीमेनाइन जेंडर होगा हीपर। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब कोई चीज बिल्कुल हार्डनेस हो जिसमें दोस्तों, सॉफ्ट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल नरम हो, तो इसका अपोजिट होगा सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 7,
चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम मीनिंग मूविंग। मूविंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? ठीक है, कोई चीज मूव कर रही हो, और सेम मतलब होता है मोबाइल का। ठीक है, मोबाइल का मतलब क्या होता है? सेम मतलब होता है जैसे कि मूविंग होता है। ठीक है, मूविंग का मतलब क्या क्या हो सकता है? जैसे कोई चीज कह सकते हैं इन्हें मोशन में हो कोई चीज, ठीक है, वहां पे यूज होता है मूविंग। या किसी कोई चेंजिंग प्लेस के लिए भी यूज होता है, वैसे यूज होता है मोबाइल। मोबाइल का मतलब है कोई चीज मोशन में, मोशन के लिए इसको यूज करते हैं। कोई चीज मोशन में हो दोस्तों, वहां पे यूज किया जाता है मोबाइल का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अप्लाई द करेक्ट कंजक्शन। अब देखो, यू वर्क डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। दोस्तों, तुम फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पे वर्ड का यूज होगा अनलेस का। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, इसमें जो नोट है, नोट छुपा होता है, इसमें ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे आएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए गंदाज को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कहता है 9 में अभिहित कारक क्या है? अभिहित कारक क्या है? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें। तो पढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादंबिनी में दृश्य रूपक एवं नाटक शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की, किंतु उनका यह निबंध भारतेंदु के निबंध की तरह व्यापक और समावेशी न था। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था, और साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी जगत को खूब समृद्ध कर रही थी। आलोचना के पहले चरण का विकास पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक समीक्षा और निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को समालोचना शीर्षक से अभिहित किया है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग आ गया अभिलिखित, अभिहित। देखो, इससे पहले क्या लाइन थी? आलोचना के पहले चरण का विकास पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक समीक्षाओं निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को समालोचना शीर्षक से अभिहित किया है। अभिहित करने का मतलब दोस्तों किसी चीज को क्या करना? परिभाषित करना, कह सकते हैं उल्लिखित करना। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, गंदास में उल्लेखित युग की आलोचना का क्या उद्देश्य है? अब देखो, यहाँ पे अभिहित हो गया। अभिहित का मतलब क्या था? उल्लेखित किया है। जिसका उद्देश्य क्या था? गुण दोष का विवेचन। अब इसका मतलब दोस्तों हमें पता था उल्लेखित, और इसका मतलब क्या था? गुण दोष का विवेचन। तो यहाँ पे कह सकते हैं उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य गुण दोष का विवेचन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में कहता है, भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की? इसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक पढ़ गए थे हम। होने वाली आलोचना से समालोचना शीर्षक से अभिहित किया गया है। इसको देखो, गुण दोष विवेचन। इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेंदु संपादन में कवि वचन सुधा 1868, हरिचंद्र चंद्रिका 1873 समीक्षा के संबंध रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप 1877, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण 1883, और प्रेम गन की आनंद कांदमनी 1881 थी। इसी समय श्रीनिवास का नाटक संयोगिता स्वयंवर, देखो दोस्तों ये आ गया संयोगिता स्वयंवर, 1886 प्रकाश में आया। बाल कृष्ण भट्ट और प्रेमगन ने इस नाटक की क्या समीक्षा की है? ठीक है, इस क्या है, कौन से वाले की दोस्तों? संयोगिता स्वयंवर की। और आगे कहता है भट्ट जी की समालोचना का शीर्षक था सच्ची समालोचना। तो भट्ट जी ने इस नाटक के ऐतिहासिक की पड़ताल की है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? संयोगिता स्वयंवर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, पूत स्पूत तो क्या क्यों धन संचय? पूत स्पूत तो क्यों धन संचय? पूत कपूत तो क्यों धन संचय? दोस्तों ये है इस लाइन का आपका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। देखो, पूत स्पूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, तथा कह सकते हैं इसका तात्पर्य ये है एक ही शब्द
एक ही अर्थ में बार बार आए तो वहां होता है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, लाटानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है, ध्यान रखेंगे, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, मिश्र वाक्य बहुत पूछा जाता है। पहले कहता है, मुझे देखकर चोर भागे, भागे, मुझे देखते ही चोर भागे, मुझे देखा और चोर भागे। देखो जहां पे दोस्तों और जो वो ये आएगा ना, वहां होता है मिश्र वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, पता लग रहा है आपको, कालवाचक क्रिया विशेषण में किसी क्रिया के होने के समय का बोध होता है, तो यहाँ पे है कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, यथासमय शब्द में कौन सा समास है? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यथा, यथा क्या है, अवयव है एक अपने आप में। ठीक है, अब जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद क्या हो, अवयव हो, वहां होता है अवयव भाव समास। ठीक है, जैसे यथा समय, भर पेट, आज जन्म। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, अवयव भाव समास। क्वेश्चन नंबर 17, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बसती, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप ध्यान रखेंगे, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप हम कर्म से आवृत्ति हो लगातार, ठीक है, सिस्टमेटिक, वहां होता है छह का अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए जैसे ये दिया हुआ है वाक्य, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बसती। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, छह का अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18, प्राक्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग लगते हैं स्टार्टिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपसर्ग लगते हैं शब्द के स्टार्टिंग में। प्राक्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे यूज हुआ है प्राक। ठीक है, प्रा नहीं है, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, प्राक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये जो उपसर्ग होता है, ये ध्यान रखना है, ये जैसे कि वर्ड आते हैं बहुत सारे, प्राक्तन, प्राकलन, प्राक्तन, प्राकृत, प्राकवैदिक, प्रागैतिहासिक, तो सब में क्या है, ये उपसर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सूर्योदय, सूर्योदय का विच्छेद होगा दोस्तों, सूर्य प्लस उदय होगा। ठीक है, अब इसमें सूर्य प्लस उदय, ऐप में ऊ जुड़ा है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सूर्य प्लस उदय। ये गलत है। ठीक है, सूर्य प्लस क्या होगा, उदय होगा, यहाँ दय है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चित से उतरना, चित से उतरने का मतलब होता है यहाँ पे उपेक्षित होना। उपेक्षित होने का मतलब देखो ये होगा, मतलब उपेक्षित का मतलब दोस्तों किसी की उपेक्षा करना, मतलब जिसकी क्या कह सकते हैं, किसी का सम्मान न करना, किसी को मतलब कुछ समझना ही नहीं। चित से उतरना मतलब कह सकते हैं उपेक्षित होना, मतलब कि अब सम्मान नहीं किया जाएगा, अब कुछ भी समझना नहीं उस चीज को। जैसे आपका कोई चित से उतर गया, मन से उतर गया, तो आप क्या करोगे, उसकी उपेक्षा करोगे, तिरस्कार करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अविभाज्य। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यायवाची बताना आपको, किरण का पर्यायवाची दोस्तों, किरण का जो सेम होगा ये होगा इसमें, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा ये आपको बताना है। सॉरी, किरण का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। किरण का दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे किरण का रश्मि, अंशु, केतु, लेकिन रोज नहीं होगा। ठीक है, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। रोज का मतलब होता है वैर, विरोध, दुश्मनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है,
वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? जिन पंक्तियों में नायक नायिका के शिवों का वियोग का वर्णन होता है दोस्तों, वहां ध्यान रखेंगे श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। उदाहरण जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो यहाँ पे कौन सा होगा? श्रृंगार रस। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिन पंक्तियों में नायक नायिका के शिवों का या वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 24। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है दोस्तों? कभी कभी, कभी कभी किसको बताता है? काल को बताता है, तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 25। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? क्षत्रिय दोस्तों तत्समय, और इसका जो तद्भव होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, खत्री। क्वेश्चन नंबर 26। मूर्धन्य हर्षव स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हर्षव स्वर दोस्तों, मूर्धन्य स्वर जो जीव द्वारा और कठोर तालु से उच्चारण करते हैं जिनका, हम उसे बोलते हैं मूर्धन्य हर्षव स्वर। जैसे री ऋषि, ठीक है, री ऋषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इसमें 10 किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? 10 क्या है? संख्या को बताता है, संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा है जो कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कनक का अर्थ होता है, कनक का अर्थ होता है खजूर, सोना, धतूरा। ठीक है, खजूर, सोना, धतूरा, लेकिन छल नहीं होता। छल का मतलब क्या है? धोखा करना, कपट करना, ठगी करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? ठीक है, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। अब आप ध्यान रखेंगे, ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो, वहां होता है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य जहाँ पे काम कह रहे हैं दोस्तों, कोई कोई भी काम करने के लिए मना किया गया हो। ठीक है, मतलब कि काम न करने का आदेश दिया जा रहा हो, वहां होगा निषेधा निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 30। 80 की आमद 90 खर्च, 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आसान है बिल्कुल ही। ठीक है, आय से अधिक खर्च करना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।